सेक्शन को भूलना कभी ना। लेक्चर आते जाए आएंगे, लोग दे जाएंगे। इस सेक्शन को अगर आप पढ़ लेंगे ना, इस सेक्शन में लिखा यह हुआ है कि हर सूट आप कर सकते हैं अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। कोई भी सिविल सूट जो है कहां दायर करेंगे? लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। वेरी गुड। और वो कौन सी कोर्ट होगी? सिविल कोर्ट होगी। अब अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर उन्होंने 3 चीजें दी हुई हैं। एक तो आप दावा करेंगे, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब यह हुआ, कोई आप में से कोई साथी बता सकेगा कि इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेसली बार्ड जो बाय वर्डिंग वेरी गुड दिया जाएगा, और इम्प्लाइडली बार्ड वो है जो किसी रिस्ट्रिक्शन से इनडायरेक्टली। जी वेरी गुड। अब इसकी मिसाल ये है कि जिस तरह रेंट मैटर्स है, अब उसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो रेंट कंट्रोलर की है, वो आप सिविल कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। फैमिली कोर्ट रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा है, वो आप कहां दायर करेंगे? फैमिली कोर्ट में, क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन एग्जैक्टली। इसी तरह सर्विस मैटर्स हैं, कहां करेंगे? देखिए छोटी सी बात है, सब साथियों को ऐसा ऐसा ये बेसिक्स समझ आनी शुरू हो जाएंगी, बेसिक्स समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब सेक्शन 9 के तहत जुरिस्डिक्शन में उन्होंने बताया हुआ है, जो लिखने वालों ने, कि जी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। अब आप में से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेरा ख्याल है सारे ही समझते होंगे। कोई ऐसा है जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं समझता? कोई? एनीवन जो नहीं समझता? जो नहीं समझता, मैं तो ये तो मुझे पता है कि सबको पता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना? कोई आदमी आपको कराची जाकर कहता है जी मेरा कराची में एक एग्रीमेंट हुआ है, मेरी यहाँ जमीन थी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, कैन यू फाइल इन इस्लामाबाद? क्यों? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस सेक्शन में लिखी हुई है? वेरी गुड। जिसने 16 का है वो, कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है। अब आपके पास कोई साहिल आता है, कोई मुदई आता है, कोई अजीज आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कहते हैं जी ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने इसके बारे में डिक्लेरेशन लेनी है, मैंने इसके बारे में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है। उस जमीन से रिलेटेड जितने भी सूट होंगे वो कहां इंस्टीट्यूट होंगे? वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड। वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ये ध्यान में रखिएगा। और उसकी अपील कहां होगी? उसी कोर्ट के हायर फोरम में। अगर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी या डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी। वो जैसे ही मैं उस टॉपिक पे आता हूं आपको बताता हूं। अब इसी तरीके से, क्योंकि आज हमने इसकी स्टार्ट किया है कि आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए, कि ये तो आपको समझ आ गई कि सूट जब आप दायर करेंगे सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन जो है, जो पावर प्रोसीजरल लॉ कह रहा है, वो सीपीसी का सेक्शन 9 गवर्न कर रहा है। ठीक है जी। अब आपने एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, कौन से सेक्शन के तहत होगा? कोई साथी बताएगा? जी जी वेरी गुड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सेक्शन 12 गवर्न करेगा। ठीक है।
इसी तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डैमेजेस है, कोई भी चीज है, तो दावा हम दायर करेंगे जो हमें एम्पावर कर रहा है, वो सेक्शन 9 कर रहा है सिविल सूट के लिए। ये प्रोसीजरल लॉ है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ जो आपको राइट दे रहा है। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये प्रोसीजर है। इसके पैरेलल अगर हम क्रिमिनल में जाएं तो वहां कौन सा कानून होगा? वेरी गुड, सीआरपीसी। वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब जिस साथी, जिस यंग मैन या हमारी जो बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, इन्होंने अपनी एक साइड चूज करनी है, चाहे वो फौजदारी की हो चाहे वो सिविल की हो, तो बेसिक्स जो है वो प्रोसीजर समझ लें। जब हमने वकालत शुरू की तो सबसे पहली जो चीज मुझे सीनियर्स ने सिखाई वो था कि प्रोसीजर में मार नहीं खानी। अगर आपको प्रोसीजर आता होगा तो फिर जितना मर्जी सीनियर लॉयर आपके सामने खड़ा हो, फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये चीजें जो आज आपको हम शेयर करेंगे आपके साथ कि ये अब सेक्शन 16 तक तो हम पहुंचे कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब अगर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, मूवेबल का कोई रिकवरी है किसी भी चीज की हो सकती है, फिर ये सूट कहां होगा? कोई बताएगा? जी, वेरी गुड। ये कहां लिखा हुआ है? वेरी गुड। ये आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। देखिए ना, इतने सारे साथी हैं, 2-4 साथियों को पता है, ये अपने पास कहीं लिख लेंगे, ये सारी जिंदगी काम आ जाएगा। यार वो एक दफा हमने लेक्चर सुना था, वहां उन्होंने ये बातें हमें, इसलिए मैं आपको स्लो ताकि आपको थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर कोड का एक आइडिया सा दे जाऊं। बाकी तो आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बातें इस तरह की जाती हैं वो याद रह जाती हैं। जिस तरह मिस ने बताया कि जी वो सेक्शन 20 के तहत 19 और 20 ये दोनों सेक्शंस हैं जो डील करते हैं। सपोज कोई कंपनी है, कोई भी डिफेंडेंट है या कोई ऐसा काज ऑफ एक्शन है, ये 3 चीजें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कहां कर सकते हैं? जहां काज ऑफ एक्शन हो, कंपनी का ऑफिस हो और डिफेंडेंट रिजाइड करता हो। इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज जहां भी हो वहां दावा दायर किया जा सकता है। और मूवेबल की रिकवरी का दावा किस कानून के तहत होता है? अगर कोई आप में से साथी बता देगा तो मैं उसको गारंटी दूंगा कि वो फैसला गया होगा। अभी हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक साथी ने पीछे से बताया, मैंने आपको बताया सेक्शन 12 है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये वो सेक्शन है कि रिकवरी ऑफ डॉरी आर्टिकल का दावा जो बाद में फैमिली लॉ में आ गया, फैमिली लॉ में इंक्लूड होने से पहले जितने रिकवरी ऑफ डॉरी आर्टिकल के दावे थे वो इस सेक्शन के तहत होते थे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन है। कोई आप में से साथी जिसने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जरा सा, ये सेक्शन 10 है। किसी चीज की भी रिकवरी आपने लेनी है सिविल कोर्ट में, तो आपको जो लॉ प्रोवाइड कर रहा है रिकवरी के लिए वो सेक्शन 10 है। अब आपके नोट ये जहन में रख लीजिएगा और ये किसी न किसी जगह लिख भी लें साथी कि ये एक छोटी छोटी सी टिप्स है जो शायद आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरी ये बात याद रह जाए कि जी सर ने इस तरह बोला था कि ना आप
थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसको लेकर और ये देखते हैं कि सपोज हमने सिविल प्रोसीजर में कोई सूट कोई भी एक कोर्ट में चल रहा है और हमने उसको ट्रांसफर करवाना है, तो कौन सी प्रोविजन है? नहीं बेटा, हर चीज में 151 वो जहां प्रोविजन मौजूद ना हो वहां हम 151 जब हम पढ़ते थे और मैं आपकी तरह वहां बैठा था तो यहाँ जो साहब खड़े थे उन्होंने मुझे कहा, आप बार बार कह रहे थे तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लूं। उन्होंने मुझे अभी तक कुछ मतलब उन्होंने कहा जी ये 151 अमृत धारा है। मेरे आज तक ध्यान से वो बात ही नहीं निकली, मुझे नहीं पता अमृत धारा। उन्होंने कहा जी जहां कुछ ना हो वहां 151 लिख दें। जहां कोई चीज आपको सिविल प्रोसीजर कोड में, लेकिन जब वकील बन गए तो फिर असातिज़ा ने सिखाया कि जहां प्रोविजन मौजूद है आप वो प्रोविजन लिखेंगे, उसके साथ 151 कर देंगे, रेड विद 151, क्योंकि ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। समझेंगे, पावर तो सारी कोर्ट की है, वो कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 9(13) में ऑर्डर 9 रूल 13 में है कि सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की कोई दरखास्त है, डिफेंडेंट हाजिर आया, अदालत में पेश हुआ और गैर हाजिर हो गया। अब वो आपके पास केस ले आता है कि जी वो मैं एक्सीडेंट हो गया था, वो जी मैं कहीं चला गया था या कोई याद नहीं रहा था और मेरे उस दिन मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो गई है, या मेरे वकील साहब पेश नहीं हुए। अब वो वकील चेंज करता है, आपको कहता है कि जी मेरे खिलाफ तो डिग्री हो गई। ये जहन में रखिएगा दो बातें कि सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री इज समथिंग डिफरेंट एंड सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर इज समथिंग डिफरेंट। जो चीज आज मैं आपको बताऊंगा वो अभी आपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बाद में खैर उसमें अमेंडमेंट भी है, लेकिन मैं आपको कि आपने अब ये भी कोर्ट की पावर है, जिस तरह अभी भाई ने कहा ना कि कोर्ट की पावर, इनहेरेंट पावर की बात कर रहे थे हम, इस कोर्ट की पावर है। तो पावर्स तो सारी कोर्ट्स की हैं, लेकिन कहीं स्टैच्यूट उसे पावर दे रहा है। नाउ 9 ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत। इसी तरह रेस्टोरेशन ऑफ सूट है, ऑर्डर 9 के तहत उसको पावर मिल रही है, उसको कोर्ट को पावर मिल रही है। जहां जो आपको मैंने थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि आप ये समझ जाएं कि जहां कोर्ट कोई ऐसा मामला आ जाता है कि किसी जगह कोड में वो पावर लिखी हुई नहीं है, वहां पावर लिखी ही नहीं है। देखिए सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की लिखी हुई है, आपसे सपोज कोर्ट ने कोई इशू बनाना रह गया और आप चाहते हैं कि हम एडिशनल इशू फ्रेम करा लें, तो आप ऑर्डर 14 रूल 5 की दरखास्त दे सकते हैं कि जी ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था, रिकवरी का ये रह गया है, आपने इशू फ्रेम कर दिए, ये रह गया, आप कोर्ट के पास पावर है। इसी तरह ऑर्डर 16 में आपने समनिंग ऑफ विटनेस है, आपसे लिस्ट रह गई है, आप कोर्ट को कह रहे हैं कि जनाब मैंने ये फलां विटनेस को बुलाना है, मुझे इजाजत दे दें, कोर्ट इज एम्पावर्ड। 151 सिर्फ और सिर्फ वहां एक्सरसाइज होगी जहां कोर्ट ने पावर दी नहीं हुई थी और कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर रही है। जहां कोई पावर लिखी हुई नहीं है, अब मेरी बात समझ आ रही है बेटा, कि जहां पावर लिखी हुई नहीं है और कोर्ट अपनी पावर यूज करना चाहती है, वहां पर 151 उसकी इनहेरेंट पावर है। तो वो हम कहते हैं कि जी ये अमृत धारा है कि हर जगह इस्तेमाल हो जाती है कि कोर्ट की पावर है, और ये नहीं कि कोर्ट बैठी रहे इंतजार करती रहे कि जी मेरे पास तो कोर्ट में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए मैंने आपको, क्योंकि आपने हर उसको कहते हैं 151, तो 151 वहां इस्तेमाल होगा जहां पर कोई पावर वो इनहेरेंट करेगा,
लेगा, कोर्ट खुद लेगी अपनी पावर, इस्तेमाल करेगी। ये नहीं कि कोर्ट बैठी हुई है, रिटन स्टेटमेंट है, आपका राइट, कोर्ट के पावर है स्ट्रक ऑफ कर दे, 30 डेज का टाइम है। मेरी बात समझ रहे आप? इसलिए ये जहन में रखिए कि जहां पर सिविल प्रोसीजर कोड के ये ऑर्डर्स हैं, ये आप अपने जब भी टाइम मिले, ये नहीं कि जरूरी इसको, लेकिन बहुत थोड़े से सेक्शन हैं, उसके साथ ऑर्डर्स हैं, जिस तरह अपील है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज अपील का है और सिविल प्रोसीजर कोड में अपील प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 96। ये आपको स्टैट्यूट दे रहा है, एक राइट दे रहा है, राइट ऑफ अपील। और अपील आप कहां करते हैं? हायर फोरम पर। 96 के तहत आपने अपील कहां करनी है? हायर फोरम पर। अब हायर फोरम सिविल जज का हायर फोरम कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज का हायर फोरम कौन सा होगा? हाई कोर्ट। अब यहां से हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ताकि ये बात जो इसमें, अब यहां पर ये होगा कि हर अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वेरी गुड, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। अब यहां पर फिर हम रिवर्ट बैक करते हैं सेक्शन 9 पे। जब आप उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन लिख दी है उसकी कमेंट्री में, लेकिन पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो आपको मिलेगी, कोई साथी आप में से बताए वो कहां मिलेगी? नहीं बेटा, शेड्यूल 1 जी नहीं, किसी ने पीछे से अभी बोला कुछ नहीं बेटा, यहां पर है, अभी इसी तरफ ही आऊंगा जो आपको बताते हुए। और शायद ये आप लोगों के लिए, जिन जिन सीनियर्स के साथ जो जो कोई काम कर रहा है, वो आज जाके जरूर पूछेगा। और पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी, अपना नॉलेज अपने सब पूछिएगा। देखिए, सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 है, उसका सेक्शन 18 है, जिसके तहत कितनी मालियत की अपील कहां लाई करती है, ये प्रोवाइडेड है। ये ध्यान में रखिएगा कि इस्लामाबाद में 25 लाख तक की अपील कहां हो सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और 25 लाख से ज्यादा की अपील हाई कोर्ट। अब वो जो आप पीछे सबसे साथी ने बताया था ना कि नोटिफिकेशन होगा, किसी साथी ने पीछे से बोला था कि सर नोटिफिकेशन। अब ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर एपलेट जुरिसडिक्शन इस्लामाबाद के बाय लॉज में बाय नोटिफिकेशन ही हुई है। ये थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने आपसे बात की है ना, क्योंकि उसकी वजह यह हुई कि जब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी तो हमारी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 10 करोड़ रुपए थी और हमारी सब की सब सिविल सूट 10 करोड़ मालियत से ऊपर के वहां जाते थे डायरेक्ट हाई कोर्ट। फिर अमेंडमेंट आई और उन्होंने अमेंडमेंट के जरिए कर दिया कि आपने सीनियर सिविल जज 5 करोड़ के तक के दावे सीनियर सिविल जज की कोर्ट में होंगे और 5 करोड़ मालियत से ऊपर के सूट्स डिस्ट्रिक्ट जज के पास होंगे। अब फिर अमेंडमेंट आ गई, उन्होंने पुरानी जो ओरिजिनल जब हमने वकालत शुरू की थी उसमें सीनियर सिविल जज की लामहदूद जुरिसडिक्शन थी, अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन थी।
अब आपने 20 करोड़ का दावा दायर करना है इस्लामाबाद में, तो कहां करेंगे? सीनियर सिविल जज के पास। अब उसकी अपील करनी थी। कोई आप में से साथी, मेरे नोटिस में नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, किसी भी जगह अपीलेट जुरिसडिक्शन नहीं दी हुई। ये बाय नोटिफिकेशन है। इस्लामाबाद में एक जजमेंट आई थी जिसके तहत हम यहां एक्सरसाइज कर रहे थे और 25 लाख तक की अपील्स सुनी जाती थी। वो 2004 में एक जजमेंट आई थी, उसके तहत उन्होंने कहा जब तक इस्लामाबाद की हाईकोर्ट नहीं बनती आप 25 लाख तक को। अब पंजाब में अमेंडमेंट हो गई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने शायद रावलपिंडी में वकालत करनी हो, तो मेरा लेक्चर ये ना हो उनके लिए अजनबी सा हो जाए और वो कहेंगे जी सबने तो ये बताया था। वहां 5 करोड़ है, फैजाबाद से जरा सा राइट होंगे ना, तो फिर वहां पर 25 लाख वाली बात ना कीजिएगा। वहां अपीलेट जुरिसडिक्शन दिल्ली में 5 करोड़ है। 5 करोड़ तक की अपील कौन सुनेगा? डिस्ट्रिक्ट जज। इस्लामाबाद में 25 लाख। ये छोटी छोटी सी टिप्स है। मैं लेक्चर इस तरह दे रहा हूं ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रहे, बोरिंग ना हो, और जब थोड़ा सा बोर होने लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है? अब इसी तरीके से अगर आपने फैमिली में कोई खातून को रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री मिलती है, वो कहां अपील करेगी? बेटा फैमिली खुला के खिलाफ अपील होती नहीं। सेक्शन 14 गवर्न करता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये ओपन छोड़ा था। मेंटेनेंस के खिलाफ कर सकते हैं, डॉवर के खिलाफ कर सकते हैं, डॉरी आर्टिकल के खिलाफ कर सकते हैं, समझेंगे? खुला के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड नहीं, उसमें से लिखा हुआ है सेक्शन 14 में। अनलेस आपने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगी हो और वो ग्राउंड्स हो नॉन मेंटेनेंस, फिर अपील लाई करती है, फिर आपकी बात ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज खुला की बेस पे ना हो, आपने किसी पे मांगी हो, देखिए बहुत सारी ग्राउंड्स हैं। आपको शायद किसी ने लेक्चर दिया होगा, किसी साथी ने, किसी मैम ने, या आपको बताया होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है कितनी ग्राउंड्स पर हो सकती है जी? डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। कहां लिखी हुई है ये किसी को पता है? वेरी गुड। बाकी रिपील हो गया हुआ है, लेकिन उसका सेक्शन कौन सा सेक्शन है? 2। वेरी गुड। देखिए ये छोटी छोटी सी चीज है, ये छोटी सी याद कर लो, क्योंकि हर जिस शादी में जाओगे, जिस जगह बैठे होगे, कोई ना कोई आदमी वकील होगी, हाँ जी वो पेचीदा मसला सी। अब आपको ग्राउंड्स पता होनी चाहिए कि जी नॉन मेंटेनेंस वो भी कितने अरसा ना दिया गया हो, 2 साल। ये नहीं कि साल शादी को हुआ तो नॉन मेंटेनेंस की ग्राउंड पे आप दावा कर दें, ये ध्यान में रखना। लगातार 2 साल अगर वो खर्चा नहीं देता, फिर उस खातून का राइट होता है कि वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन मेंटेनेंस ले सकती है। बाकी ग्राउंड्स आपके नोटिस में, क्योंकि मेरा आज वो टॉपिक नहीं है फैमिली लॉ का, लेकिन आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि लोग आपसे बार बार पूछेंगे। इसी तरह कोई आपके पास आ जाएगा, साहब आप सर जी दुकान खाली करानी है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे जी? आपके जहन में पता होना चाहिए कि सेक्शन, बोलिए कौन सा है रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस का? नहीं बेटा 17। सिर्फ ये पढ़ ले। जिस तरह मैंने वो 2 बताया ना आपको कि वहां रेजोल्यूशन हुआ, वो ग्राउंड्स पता होनी चाहिए, जगह पता होनी चाहिए। जो वो आपको क्लाइंट आकर कहता है या कहती है कि जी मैंने तलाक लेनी है और ये ग्राउंड्स हैं, तो वो वहां सारी दी हुई है। इसी तरह अगर मकान दुकान खाली करानी है, कोई आदमी आपके पास आता है,
और वो आपको आके कहता है कि जी मैंने, तो उसकी ग्राउंड कहां अवेलेबल है? 17। उसमें क्या है कि जी रेंट डिफॉल्टर हो, जाती जरूरत हो। इस्लामाबाद में एक चीज आजकल मैं बता दूं, ये सारे जरूर लिख लीजिएगा, कि एक्सपायरी ऑफ लीज सेक्शन 17 में प्रोवाइडेड नहीं है ग्राउंड, लेकिन जजमेंट्स के जरिए उन्होंने ये कह दिया कि जहां लीज एक्सपायर कर गई है, मुआहदा किराएदारी खत्म हो गया है, वहां अब जो रिस्पोंडेंट टेनेंट है वो बिल्डिंग या दुकान या मकान नहीं रख सकता। ये सेक्शन 17 में लिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बात जरूर लिख लो, क्योंकि ये एक जजमेंट आई 2017 सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जहां लीज एक्सपायर कर गई है। फिर बहुत सारे वकला ने इसको चैलेंज किया कि जी तो ग्राउंड ही नहीं है, लेकिन ना हाई कोर्ट ने माना और ना सुप्रीम कोर्ट ने माना। उसने कहा टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन तो है ना। बाकी जो ग्राउंड्स वहां पर दी गई हैं वो आपको पता होंगी, तो मैं अपने टॉपिक से हट जाऊं, मैं इसलिए आपका इंटरेस्ट कायम रखने के लिए कि ये आपके पास ये रोज आपको मिलेगी। अब इसमें भी अगर रिजेक्टमेंट ऑर्डर हो जाती है, इसके अगेंस्ट क्या होगा? फैसला हो गया, इसके अगेंस्ट क्या करेंगे आप? अभी दूसरी पार्टी आपके पास आती है, अपील होगी। अब ये देखिएगा कि अपील आपको हर जगह मिलेगी, फैमिली लॉ में भी, रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के तहत भी। अपील हर जगह प्रोवाइडेड है। क्या चीज इन दो में प्रोवाइडेड नहीं है? एनीवन? वो रिव्यू है। रिव्यू की पावर्स ना फैमिली कोर्ट के पास है और ना ही रेंट कंट्रोलर के पास है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीपीसी अप्लाई नहीं करती। फैमिली कोर्ट पे तो उन्होंने सेक्शन 17 में लिख दिया ना कि कानून शहादत और सीपीसी अप्लाई नहीं करती। कोई साथी बोर हो रहा हो ताकि उसकी मतलब के मुताबिक मुस्तफीद हो रहे हैं, आजम कोई बोर हो, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। देखिए सब मैं एक लेक्चर दे के चला जाऊं उसका कोई फायदा नहीं होगा अनलेस कि हम रोजमर्रा से रिलेटेड आपको वो चीजें ना बताएं। आप में से कितने ऐसे हैं जो फॉरेन क्वालिफाइड है, एसोसिएट जिन्होंने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया हुआ है। देखिए आप लोग जिन्होंने ये एक्सटर्नल प्रोग्राम वालों को आम लोगों से डबल मेहनत करनी है। ये कहीं लिख लो इसके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड पे। अगर आप लोगों ने इस प्रोफेशन में ये वकालत करनी है एक्सटर्नल प्रोग्राम, तो मैं जो मेरे साथी कुलीग्स जितने हैं मैं उनके ऊपर खसूसी तवज्जो करता हूं। वजह यह है कि बाकी जो पंजाब या पाकिस्तान से रिलेटेड है उन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ा हुआ है, उनको सिर्फ रिफ्रेश करवाना है हमें, उनको गाइड। जो उन्होंने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया बेटा, उन लोगों को हमने छोटी छोटी सी बातें भी बतानी है और उनको बताना है कि कौन कौन से लॉज हैं जो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड है, और ये आपको अजबर कर लें क्योंकि आपने जो प्रोग्राम करके आए हैं वो बड़ा मुश्किल प्रोग्राम था। तो इसको अगर आपने ग्रिप कर लिया तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। छोटी सी बात है ये, मतलब कोई मेरा यह है कि सिर्फ आपको सिविल प्रोसीजर कोड से, अब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अपील एज ए मैटर ऑफ राइट हर जगह प्रोवाइडेड है। रिव्यू सिविल प्रोसीजर कोड में 114 है। अपील हम करते हैं हायर फोरम में। रिव्यू
किस जगह करते हैं? वेरी गुड। और रिव्यू में हमने क्या चीज पॉइंट आउट करनी है? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अपना ही ऑर्डर लिखा हुआ आपने उसी जज से सेट असाइड करवाना है, तो आपके पास ग्राउंड भी फिर स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एरर ऑन द फ्लोटिंग ऑफ रिकॉर्ड, ऐसी गलती जो नजर आ रही हो तो कोर्ट फौरन उसको रिव्यू कर लेगी। कोई ऐसी चीज जो कोर्ट से फैसला करते हुए रह गई। एक्सटर्नल प्रोग्राम वालों के लिए ये मैं इसको नजरसानी कहते हैं। नजर सानी में दूसरी नजर डालें। नजर एक दफा होगी रिव्यू, दूसरी दफा सर ऑर्डर देख लें। अपील तो सबको ही पता है। अब इससे साथ साथ 115 पे अब ये तो नजरसानी है। अब ये मैं इसलिए अब जो हमारे एक्सटर्नल प्रोग्राम किया हुआ है कि निगरानी, देखिए ना, निगरानी कर दी है। निगरानी रिवीजन को कहते हैं। निगरानी या रिवीजन कहां होगी? उससे सुपीरियर मतलब हायर फॉर्म पे। और प्रिंसिपल क्या होंगे? ये ध्यान में रखिएगा जी। वेरी गुड। उसमें कोई ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के पास थी, उसने रॉन्गली एक्सरसाइज कर दी, तो आप उस ऑर्डर को निगरानी में कर लेंगे। अब सिविल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो शायद मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये अच्छे लॉयर से जो 4-5 साल की वकालत भी होती है, ये गलती हो जाती है। अब ये क्या गलती है? एक ऑर्डर 43 है, ये लिख लीजिएगा कहीं पर, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। उसमें उन्होंने दिए हुए हैं ABCDEFGHI पूरा लंबा कि किन किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील लाई करती है। ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ऑर्डर जरूर पढ़िएगा, ताकि जो मिस्टेक्स सीनियर वकील भी कर जाते हैं वो आपसे ना हो। वो ये है कि ये कौन से ऑर्डर अपीलेबल है। अगर उन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील, सपोज कोई ऐसा ऑर्डर है जो उसमें नहीं है, अपीलेबल नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ, क्या करेंगे आप? वेरी गुड। ये चीज आपको समझ 43 में जो चीजें लिखी हुई हैं 711 के खिलाफ, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की दरखास्त एक होती है जो आपको हर दावे के साथ नजर आएगी। जो भी डिक्लेरेशन का दावा देखेंगे आप, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा देखेंगे, जो भी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन का दावा देखेंगे, आपको एक स्टे तक की दरखास्त नजर आएगी। ये टेम्परेरी इंजंक्शन की दरखास्त ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत दी जाती है कि आप आरजी स्टे लेते हैं। वो आरजी स्टे अगर खारिज हो जाता है तो क्या करेंगे? अपील करेंगे। अपील करने से पहले एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर ये बात आज याद रहेगी ना साथियों को, समझ ले मेरे लेक्चर का सारा हासिल रसूल हो गया। वेरी गुड। नोटिस किस प्रोविजन के तहत देंगे? नहीं, रूल 3 है। वेरी गुड। अगर किसी को यहां पर ये याद रह गया कि ये नोटिस देना जरूरी है, वरना सिर्फ इसी ग्राउंड पर आपकी अपील
खारिज हो जाएगी। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो इस सेशन में मौजूद जितने साथी हैं उन्होंने कोई ये जब भी ये देखेंगे ये अपील हम कर रहे हैं अगेंस्ट ऑर्डर, तो अपने सीनियर से जरूर पूछ लें कि सर इसका ऑर्डर 43 का नोटिस मैंडेटरी है, ये हमने जरूर देना है। बड़ा शॉर्ट सा नोटिस होता है, नाम लिखते हैं प्लीज टेक नोटिस दैट आई एम फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड इतने, और अपनी अपील की कॉपी साथ लगाएंगे, उसको एडी करके उनके जो रिस्पॉन्डेंट होगा उसको पहले भेज देंगे, और उसकी रसीद अपनी अपील के सबसे ऊपर लगाएंगे, अपील अगेंस्ट ऑर्डर के सबसे ऊपर। नोटिस बेशक अंदर लगा दें, लेकिन नोटिस भेजने की रसीद कोशिश करें। जी बेटा। सर अगर वो आदम पर वापस आ जाए, बेशक आ जाए, कोई अपील आपकी एंटरटेन हो जाएगी, क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। देखिए ना, कई लोग वसूल नहीं करते हैं, आदम पता पे वापस आ जाती है, डिफरेंट मोड्स हैं। देखिए ये भी क्योंकि ऑर्डर 5 रूल 20 है, ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ऑर्डर 5 रूल 17, ये क्योंकि बहुत, तो मैं भी आज आपको बता रहा हूं वो ये है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस वगैरह की तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को एक खाका सा दे रहा हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड में, लेकिन आप सबको पता है अपील क्या होती है, निगरानी क्या होती है, रिव्यू क्या होता है। सिर्फ आपके जहन में ये बात बिठानी है, वो ये छोटी छोटी मिसालों के जरिए आपको पता तो हो कि मैंने जो लेक्चर लिया है, ऐसी लेक्चर डिलीवर करके चला जाए, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो बता रहा हूं कि ये डिफिकल्टी आएगी आपको। आप दूसरी तरह रिस्पॉन्डेंट खड़े हो और आप सबसे पहले देखेंगे सर जी इन्हें नोटिस देता थी, और अगर आपको पता चल गया कि नोटिस नहीं दिया तो इस टेक्निकल ग्राउंड पे आप अपील को करा देंगे। अब निगरानी के लिए जरूरत नहीं है, फिर आपने आप ये चीज आज सीख ली कि जहां अपील लाई नहीं करती है अगेंस्ट ऑर्डर, वहां पर रिवीजन करेंगे। अब ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो आपको याद रहेगी एट दिस स्टेज, तो शायद हमें कोई दुआओं में याद रख ले। ये बड़ी माइनर सी चीजें हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में याद रखिएगा। जिस तरह मैं आपको रिवीजन बता रहा था कि रिवीजन में आपको दो चीजें याद रखनी है कि जहां उसने एक्सेस अपनी पावर्स का जायद इस्तेमाल कर दिया या उसने कोई इलीगैलिटी कमिट कर दी, तो उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है वो उसको देख सकती है और उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी। अपील में भी यही होगा कि आपने एपलेट फोरम पे जाना है। अब अपील का यह है कि आपको ये ध्यान में रखना कि सेकंड अपील भी प्रोवाइडेड है, उसकी भी जुरिस्डिक्शन है, उसके भी लिमिटेशन है। देखिए अगर आपकी एक अपील खारिज हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में सेकंड अपील भी सब्जेक्ट टू 102 आप कर सकते हैं। उस ऑर्डर के खिलाफ जो जजमेंट है, डिक्री है, उसके अगेंस्ट आप निगरानी भी कर सकते हैं। निगरानी में रिवीजन कर सकते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैं एक्सटर्नल प्रोग्राम वालों के लिए कह रहा हूं, वो जरूर लिख लें अपने पास, ताकि उनको पता तो हो कि ये प्लेंट दावा है, रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा है, इश्यूज तनकीहात हैं। ये रोजमर्रा की चीजें हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो ये ना हो कि वहां जज आपको कह रहा हो कि आप तनकीहात बना के ले आए, तो आप बिल्कुल देख रहे हो कि जी क्या बना के ले आए, क्या चीज कह रही है। तो ये छोटी छोटी एक सफा ले लें उसमें, और ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है एक्सटर्नल प्रोग्राम वालों के लिए कि वो अपने यहां लिख लें कि जी प्रिंट है, दावा है,
रिटर्न स्टेटमेंट है, जवाब दावा है, इश्यूज है, ठीक है, अमेंडेड है, मुरम्मा दावा है, छोटी छोटी सी चीजें, अपील है, निगरानी है, रिवीजन है, रिव्यू है, नजरसानी है। अब ये चीजें आपके पास अगर लिखी हुई होंगी तो आप जब कोर्ट में कोई उर्दू में आपको कहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप स्मूथ बाकी साथियों की तरह। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको आपने अपने पास लिख लें, आपके रोजमर्रा के मामलात में ये जब भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे आपको ये चीजें काम आएंगी। अब हाई कोर्ट की अब एक चीज रेफरेंस भी है, ध्यान में रखिएगा कि जो जज समझता है कि ये मामला ऐसी नौयत का है मैं इसको नहीं देख सकता, तो वो हाई कोर्ट को उसका रेफरेंस बना के उसकी राय ले सकता है। अपील, रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस। अब ये छोटी छोटी सी बातें आपके कैरियर में अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते हैं तो ये आपको बड़ी बेनिफिशियल होगी। आपको पता होगा कि मैंने अपने मामलात को जब मैंने वकील बनना है तो दावा प्लेट में मैंने क्या क्या चीजें लगानी है, क्या क्या चीजें मैंने लिखनी है। प्लीडिंग्स तो सारे ही पढ़कर आए ना, ठीक है। अब प्लेट अगर आपने लिखनी है, मैं आपसे वैसे या अपील लिखनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं इसलिए इस बार अदालत का नाम पहले लिखा जाए। वेरी गुड। उसके बाद डिफेंडेंट और दोनों पार्टियों का नाम लिखा जाए। वेरी गुड। पता, फिर टाइटल हो गया, फिर फैक्ट्स। जी जी वो तो साथ लगेगी ना, मैं अभी प्लीडिंग्स की बात कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए। फैक्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये फैक्ट्स में आपने सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। मुद्दाई का बयान है। बयान नहीं, अभी तो आप प्रिंट कर रहे हैं ना, मैं प्रिंट की बात कर रहा हूं ताकि आपके जहन से ये ना निकले कि मैंने दावे में लिखना क्या क्या है। देखिए सबको ये तो पता होगा कि आखिरी 3 चीजें क्या होती हैं, सबको पता होगा क्योंकि सब इम्तिहान पास करके आए हैं ना जी, कि काज ऑफ एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, वैल्यूएशन, ये तो सबको पता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टार्ट कहां से लेना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना। नंबर 2 बताना है डिफेंडेंट कौन है, इससे मेरा राब्ता कैसे हुआ। नंबर 3 हमारा डिस्प्यूट क्या है भाई, ये एग्रीमेंट हमारा हो गया। पहला तो अपना तारुफ हो गया कि मैं जो भी आप हैं अपना क्लाइंट का बता दें कि जी टैक्स पेयर है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, रिस्पेक्ट जो उसका हो गया। नंबर 2 पे डिफेंडेंट जो है ये इस तरीके से मिला, जो भी आपने उसको बताना है। नंबर 3 में आपने आना है कि आपका और उसका डिस्प्यूट क्या है, आपके क्लाइंट का और उसके, ये आपने बड़े सोच समझ के लिखना है। जिस तरह हम फैमिली मैटर की प्रिंट लिखते हैं तो उसमें पहला पैरा ये लिखते हैं कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की शादी हुई और हक में ये तय हुआ। सेकंड में हम लिखते हैं कि बाद होकर इस तरह बड़े अच्छा एमिकेबल। थर्ड पैरे में हम आते हैं कि डिस्प्यूट हुआ क्या। तो अपने जहन में बिठा लें कि तीसरा पैरा बड़ा सोच समझ के लिखना है। इसी तरह जब आप अपील ड्राफ्ट करें 96 की तो कोशिश ये करें कि हर इशू के बारे में आप अपनी ऑब्जर्वेशन दें। अगर आपने किसी इशू को छेड़ा नहीं और आपके खिलाफ हुआ, फिर आप देखिए लॉ ऑफ प्लीडिंग्स है, फिर आप बाद में एजिटेट नहीं कर सकते। ये भी आज एक बात याद रखिएगा तमाम साथी, क्योंकि अभी यहाँ लोअर स्टेज पे हैं तो ये आपको पता हो
अगर 5 इश्यूज हैं तो एक ग्राउंड आपने ये लेनी है, क्योंकि जितने जज साहिबान हैं वो नॉर्मली एक इशू जो मेन होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का या डिक्लेरेशन का या डैमेजेस का या कोई एक इशू डिस्कस करते हैं, बाकी वो कहते हैं प्रेस नहीं किए, ये नहीं हुआ, छोटे छोटे से कोई सी जजमेंट एंड डिग्री उठा लें। इसलिए जब आप अपील लिखें तो ग्राउंड ऑफ अपील में जरूर एक पैरा लिखें कि ऑर्डर 20 रूल 5 की कंप्लायंस नहीं हुई। वो क्या है कि ईच एंड एवरी इशू हैज टू बी डिसाइडेड सेपरेटली। ये भी बात जिसे याद रहेगी वो ईच एंड एवरी फैक्ट। मेरा ये ऑर्डर 20 रूल 5 की कंप्लायंस नहीं हुई। कंप्लायंस क्या है कि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि हर इशू सेपरेटली डील होगा। इट वॉज बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट कि वो हर इशू को अलग अलग डील करें। सपोज कोई फैमिली मैटर का है तो उसमें मेंटेनेंस भी मांगी है उन्होंने, डॉरी आर्टिकल भी मांगी है उन्होंने, रेजोल्यूशन भी मांगी है किसी का। अब ये हर एक अलग अलग इशू है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एक आदमी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है और दूसरा कह रहा है कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट ने ये भी इशू फ्रेम किया हुआ है कि वेदर द टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट ने जब पहला इशू डिसाइड किया तो डिस्कस तो इसको भी कर दिया, लेकिन अलग इसको डिसाइड नहीं किया। टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दी, क्योंकि उनका पहला इशू ही मुद्दई साबित नहीं कर सका, ये अपना एग्रीमेंट में 2 विटनेसेस नहीं ला सका, तो बस खारिज है, दूसरे इश्यूज पे आए नहीं। अब जब अपील में तो आप जाएंगे तो आप अपील में ये जरूर लिखेंगे कोई साथी बोर हो रहा हो, ताकि उसकी मतलब का कोई है, कोई फौजदारी वाला बैठा हो जी मुझे FIR बता दें। कई है ना साथी होते हैं कहते यार सिविल तो मैंने करनी नहीं है, मैंने क्रिमिनल लॉ करना है, कोई कहता मैंने कॉर्पोरेट साइड पे वकालत करनी है। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट जरूर पढ़े। लॉयर आप जब भी बनेंगे, अगर किसी को फैमिली लॉ में दिलचस्पी है, फैमिली लॉ में एक्सपर्ट हो जाए। मेरी सारी यहाँ बेटियां बैठी हैं, इनको मेरा ये, अगर फैमिली लॉ में आप इंटरेस्ट रखती हैं तो जरूर करें फैमिली लॉ, लेकिन उसकी मिराज बन जाए, क्योंकि बच्चों ऊपर खाली है। बहुत थोड़ा सा सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने होंगे, बहुत थोड़ा, मतलब गिनती पे कुछ सेक्शंस हैं, अगर आप लोग उसको याद कर लें। देखिए 1961 का ऑर्डिनेंस है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। 2-4 मिनट में आपके, क्योंकि मेरा आ जाएगा, आज वीकेंड है और मैं आपका ज्यादा टाइम जाया ना करूं, क्योंकि मैं भी स्टेज से गुजरूं वीकेंड वाले से। ठीक है जी, मुझे टाइम का जरा आइडिया दे दें। सर ये 1:30 हो गया। अब मैं सिर्फ 10 मिनट दूंगा आपके, और ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि वीकेंड है। बच्चा मेरा ये है कि आप लोग सारे बोर ना हो। ठीक है, ये आप किसी की ये नहीं कि आपको बिठा के और जबरदस्ती के जी नहीं है अभी सुन लो दे, अभी सुन लो दे, अभी सुन लो, ये नहीं। आपकी इंटरेस्ट की बात हो, जिस तरह मैंने अभी कहा कि जो भी आप में साथी कुली फैमिली लॉ में इंटरेस्टेड है तो वो सेक्शन 4 जरूर देख ले। उसकी वजह यह है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि क्यों, कि वहां उन्होंने ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है जो अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना है, कि वहां जो बेटा बाप की जिंदगी में फौत हो गया उसकी इनहेरिटेंस है। ये ध्यान में रखना। देखिए कुरान की इंजंक्शन में ये लिखा हुआ है, कुरान कहता है कि जो बेटा बाप की जिंदगी में फौत हो गया वो इनहेरिटेंस में नहीं है, और लॉ ये कह रहा है कि वो शामिल है। तो ये आपको सेक्शन 6 पे आ जाए, पॉलीगैमी, पता हो कि जी एक आदमी को दूसरी शादी की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाजत लेगा। 7 डाइवोर्स कैसे करनी है, कैसे देनी, ठीक है। 8 अदरवाइज खुला,
वगैरह, जो डिसोल्यूशन अदरवाइज तलाक, इसमें खुला आती है। 9 मेंटेनेंस एंड दैट्स ऑल। अब बताएं आप में से कोई ऐसा है कि इतनी छोटी चीज को वर्बैटम ना कर ले और इसकी मिराज में ना पहुंच जाए? आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है? बड़ी छोटी रेंट मैटर्स, एक आदमी कहता है मैंने उसमें एक्सपर्टीज लेनी है। रेंट मैटर क्या है जी? सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन पता हो, यहां इस्लामाबाद में रिवाज नहीं है लीज एग्रीमेंट रजिस्टर कराने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी लीज एग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड। पंजाब में है, वो कहते हैं कि अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया आप पिटीशन नहीं ला सकते, यहां पर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रजिस्ट्रेशन 2001 के रेंट रिस्ट्रिक्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 17 है जो कहता है कि ग्राउंड्स क्या क्या होंगी, रेंट डिफॉल्टर है, पर्सनल नीड है, क्या क्या चीजें। ये 4-5 चीजें आप याद कर लें और इसकी अपील प्रोवाइडेड है, तो आप रेंट लॉस के एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है, वो किताबों का ना देखिएगा, सिर्फ अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर लें कि जी मैंने रेंट का एक्सपर्ट होना है और मैंने सिर्फ एक हफ्ता लगाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप पढ़ लें आपसे अच्छा लॉयर कोई नहीं हो सकता। अपने अंदर एक जज्बा, एक शौक, ये भी नहीं कि सारा दिन पढ़ते ही रहें, अपनी एक्टिविटीज जारी रखें, लेकिन जितनी देर पढ़ें उतनी देर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें बस। इसी तरह सिविल लॉ, जो साथी इस सिविल लॉ में देखिए 2-3 बाकी 2 और होंगे, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पता होना चाहिए कि जी आप मालिक हैं, आपने प्रॉपर्टी का कब्जा लेना है, वहां रेंट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करता, तो सेक्शन 8 के तहत सिविल कोर्ट से आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि रेंट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहा ऐसी जगह पे। तो सेक्शन 8 के तहत आपको किसी ने बेदखल कर दिया, सेक्शन 9 के तहत रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ले सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। आपको बेदखल कर दिया, उसकी फौजदारी में भी रेमेडी है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत। ये टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी सी। स्पीडी डिक्लेरेशन 12 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कर लेंगे, डिक्लेरेशन 42, इंजंक्शन 53, 54, 55, 56, ये पूरा स्पेसिफिक रिलीफ आपको आ जाएगा। एक कैंसिलेशन है, डिसीजन है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेक्शन 10 ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, जहां नहीं है वेरी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, कौन से वाइड है, पता होना चाहिए। आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सिविल लॉ में, लेकिन एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट के प्रोसीजरल लॉ आपको आना चाहिए। जिस दिन आपको प्रोसीजर पता चल गया कि जी इस जो मैंने ये पिटीशन की है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, पहला अपना इंट्रोडक्शन, दूसरा डिफेंडेंट का इंट्रोडक्शन, तीसरा डिस्प्यूट क्या है भाई ये पता होना चाहिए, और किसने ब्रीच की, क्या मामला हुआ। फोर्थ पे आप आ जाएं कि जी मेरी ये एंटाइटलमेंट है, मैंने ये परफॉर्म कराना है, ये आपका टोटल। बाकी 3 पैरे तो आपने लिखने ही लिखने हैं आखिर वाले, और रिलीफ आपको पता ही है। इसी तरह जब आप रिटर्न स्टेटमेंट दायर करें तो खाली ये मत लिखें डिनाई डिनाई डिनाई, अवेसिव डिनाइल नहीं देना, पूरा लिखेंगे इट इज डिनाइड, बेशक उसी का पैरा आगे से उठा लें जो उसने लिखा हुआ है। किसी ने कहा कि पोस्ट मास्टर के ऊपर वो मजमून याद करके चला गया, तो मजमून आगे से नेबर पे आ गया, तो वो थोड़ा सा समझदार था, उसने लिखा माय नेबर इज ए पोस्टमैन, और पूरा पोस्टमैन उसका मजमून उतार दिया। ठीक है, ये मैं आपको ऐसी टिप दे रहा हूं कि आपने उसकी प्लेट से उठा लेना है। मतलब वो कह रहा है कि जनाब मैंने ये किया जो, तो आप ये जरूर लिखें इट इज डिनाइड, ठीक है, जरूर लिखें कि आप क्या डिनाइड, जो उसने आगे लिखा हुआ वो उतार दें। समझ गए? ये वैसे डिनाइल नहीं होगा, ये आपका पूरा डिनाइल होगा। इसलिए ये नहीं लिखेंगे कि उसने कुछ कह दिया तो आपने लिख दिया इट इज इनकरेक्ट, नो, आप लिखेंगे इट इज इनकरेक्ट एज स्टेटेड, जो ये कह रहा है वो गलत है,
और फिर आगे जो वो कह रहा है वो हम उतार दें, वही पोस्टमास्टर वाली वही बात, तो उसकी ब्रेन को ही पूरे का पूरा रिबट कर दे। तो रिबटल भी आपको आनी चाहिए जब आप लिखें, तो अपना ये टेक्निक्स है ये सीख लें, छोटी छोटी सी टेक्निक्स है आपको पता होनी चाहिए। मेरा ख्याल है वीकेंड वाले दिन तो लेक्चर बहुत है, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ये इसलिए मेरा था कि आपको कोई सवाल किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे वो फौजदारी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रेंट हो, चाहे अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है, ये टिप्स आपको पता होनी चाहिए। देखिए वकील आप बन गए, आपको वकील बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। नहीं वो भी नहीं है बेटा, ये याद रख लेना, ये आपकी अपनी है कि उन्होंने 20 आपको केसेस दिए हैं शायद, तो आपने आप सारी पढ़ के आ जाते हैं। बी फेयर, अपने साथ फेयर हो कि वो जरूर और किसी से पूछ लें, नहीं पढ़ सकते आप उसके स्नॉप्सिस, उसकी चीजें आपको पता हो, इसमें प्रिंसिपल क्या है। देखिए हर आदमी, ये नहीं उसको हर वक्त कानून याद हो। मुझे किसी ने कहा कि जब मैं वकालत में आया, मैंने कहा बहुत सारी, मतलब मैं इसलिए लोगों को कहता हूं कि मैं जब दूसरा तीसरा दिन था तो मैं कचहरी में मशहूर हो गया। मैंने कहा यार मेरे मशहूर होने के, मैं तो बड़ा, जिस तरह वो भाई पीछे लास्ट बैठे, मैं भी ऐसे बैठता था लास्ट, बिल्कुल। मैंने कहा मैं तो इतना ऊंचाया हूं, मुझे तो इतना पता भी नहीं होता ना, मेरे पता ये चला कि प्रोसीजर किसी भी कोर्ट में बैठा होता था, कोई कहता था 7-11, अब 7-11 ये सिर्फ बोलना होता है। आप में से यहाँ मेरा ख्याल है मोस्टली लोग जानते होंगे कि 7-11 रिजेक्शन ऑफ प्रिंट है। अब रिजेक्शन ऑफ प्रिंट, जो मेरे एक्स्ट्रा भाई बहन जो यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, जिन्होंने एक्सटर्नल प्रिंट को पता है रिजेक्शन ऑफ प्रिंट क्या है, लेकिन इन्हें 7-11 नहीं पता। अभी बड़ी छोटी सी बात है कि यार ऑर्डर 7-11 प्लेट खारिज करवानी है, क्यों करवानी है कि जी काज ऑफ एक्शन नहीं, कोर्ट फीस ही नहीं लगाई इसने। अगर किसी ने कोर्ट फीस ना लगाई है तो क्या करेंगे, रिजेक्शन की दरखास्त देंगे ना, क्योंकि वो कौन सी होगी, ऑर्डर 7-11। हर बात में अगर, और ये कि जी काज ऑफ एक्शन ना हो, कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, इसको इसने कोर्ट फीस, इसने वैल्यूएशन के वस्तु नहीं लिखी, जो भी मतलब जो ऐसे लोग जो उस 7-11 के अंदर लिखी हुई है बातें ABCD, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। आप ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, ये 3 ऐसे ऑर्डर्स हैं। देखिए ऑर्डर 7 और 8 अगर आपको पता होगा, फिर आपको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि आप पूरी रिक्वायरमेंट करेंगे। जिस तरह भाई ने पीछे बोला ना कि जी वो पता भी लगाना है, दावे के साथ क्या क्या चीजें लगानी है। अब दावा तो सारे बना लेंगे, अब साथ साथ चीजें सामान पड़ा होगा तो कि एक मैंने इंडेक्स कागज लगाना है, उसके साथ मैंने कागज ये जोड़ने हैं, मैंने पता तो हो क्या क्या जोड़ना है जो आप है। और सपोज आपसे कोई कागज रह गया, खुदा ना खास्ता वो रह गया, इंसान है नहीं लगाया, तो CPC में प्रोविजन है, ऑर्डर 1302 आप दरखास्त दे दें कि सर जी ये रह गया था, हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अब ये वो चीजें जो मैं एक्सटर्नल प्रोग्राम वालों को कह रहा हूं वो नोट कर लें कि ये बहुत जरूरी होगा, इनको पता तो हो, क्योंकि अगर ये सबसे रह जाती हैं चीजें लगानी, सारे कागज तो कोई भी नहीं लगा सकता, तो अगर ऑर्डर 1302 सबको पता होगा सारे लगा लेंगे कि यार वो लेक्चर सुना तो उन्होंने कहा था जी कोई ऐसी चीज नहीं है CPC में जिसमें उन्होंने, हालांकि ये ध्यान में रखिएगा बेटा कि 1908 की ये बनी हुई है, और जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू हुए तो उन्होंने बड़े बड़े सीनियर लॉयर से पूछा कि कौन सा सन की है, ध्यान में रखना, तो पता हो कि 1908 की 1908। देखिए ये छोटी छोटी सी टिप्स है, जब आपका भी इंटरव्यू होगा आपसे पूछेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, अब वो कई दफा कहते हैं कि नो इट इज ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इट इज ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, कि आपसे हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि जी कौन से सन की है, लिमिटेशन कौन से सन का है, तो लिमिटेशन तो बंदा तैयारी करके जाता है, ठीक है ना। कंडोनेशन ऑफ डिले किसी को पता है यहाँ कौन सा सेक्शन है,
वेरी गुड बेटा। अब ये छोटी छोटी चीज पूरे लिमिटेशन एक्ट में 5 आना चाहिए, पता हो कि ये कहां कहां मैंने कंडोनेशन की दरखास्त देनी है। जहां मेरा अपील का टाइम खत्म हो गया, देखिए ना, हर चीज की करने की एक मियाद है, लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है जो सीपीसी में बीच में दी हुई है, वो है 115 में। उन्होंने कहा 90 डेज के अंदर आप रिवीजन दायर कर सकते हैं। अपील का टाइम देखिए हर जगह ये सीपीसी में एक जगह है जहां जहां लिखा हुआ है कि आपने सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री की दरखास्त 30 दिनों में देनी है। जहां आपसे डिले हो जाएगा वहां क्या करेंगे? और अगर कोर्ट आपको किसी काम करने के लिए कहता है जी रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन 1 मंथ में जमा करा दे, आपके पास क्लाइंट आता है कहता है मेरे को पैसे पूरे नहीं, करोड़ नहीं लगा, क्या करेंगे आप 148 की दरखास्त देंगे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है, सीपीसी शौक से पढ़िए। कोई चीज समझ नहीं आती, जरा सा एग्जर्ट करेंगे आपको हर चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, इसके पैरेलल फौजदारी में भी जिस तरह सिविल में अपील है, क्रिमिनल में भी अपील है। जिस तरह सिविल में निगरानी है, फौजदारी में भी, क्रिमिनल में भी निगरानी है। क्या एक चीज है जो नहीं है? रिव्यू। फौजदारी में रिव्यू की पावर नहीं है। ये देखिए अब कितना बड़ा एक हम कर तो अपील हो रहे थे डिफरेंट, लेकिन साथ ही हमने ये भी सीख लिया कि फौजदारी में अगर कोई दरखास्त रिव्यू की आ जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये तो रिव्यू तो आप दायर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर ही नहीं है। और वहां लॉर्ड प्लीडिंग्स भी नहीं है। इस बात पे मैं खत्म करूंगा आज कि कोई फौजदारी में आपको एक दरखास्त दे देता है तो वहां आप ये नहीं कहेंगे सर मुझे टाइम दे दें, मैंने तो जवाब देना है। नो, क्यों? क्योंकि लॉ प्लीडिंग्स नहीं अप्लाई कर रहा, वहां डायरेक्ट बहस होगी। वहां फौजदारी में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डायरेक्ट कोई भी दरखास्त आ जाए उसका जवाब नहीं होगा। जवाब क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉ प्लीडिंग्स वहां अप्लाई नहीं करता। सिविल में लॉ प्लीडिंग्स अप्लाई करता है, इसलिए हर दरखास्त का जवाब होगा। क्रिमिनल में नहीं होगा। इस पर मेरा ख्याल आज इख्तिताम करते हैं। टाइम मैं सिर्फ वीकेंड की वजह से लास्ट टाइम में जब कोई लेक्चर हुआ तो कोई डाइट होने मैं बाद में बड़ा एम्बैरस हुआ कि आप लोगों को बिठाए रखा थे। मैं ये आपकी सिर्फ दिलचस्पी के लिए, किसी साथी का, किसी कुलीग का कोई सवाल हो, किसी से रिलेटेड हो, कोई जहन में हो, कोई मामला हो, पूछ सकते हैं। जी बेटा। सर ये जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 है जिसमें कंडोनेशन ऑफ डिले लगती जी जी सर, जिस तरह IRRO है जो इस्लामाबाद रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस जो है उसके सेक्शन 21 में गिवन है कि आपने अपील जो है 30 डेज के अंदर जी, वो जो उसका लिमिटेशन है वो गिवन हो गई है। सर उस केस में हम लोग इस ये सेक्शन 5 की बेटा जहां पर सेक्शन देखिए लिमिटेशन एक्ट कहीं पर प्रोवाइडेड वो स्पेसिफिकली बात भी करते कि सिविल प्रोसीजर रेंट मैटर में कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं करती। फैमिली में सिविल ये सेक्शन 17 के तहत उन्होंने डिबार कर दी है जहां पर। इसी तरह लिमिटेशन एक्ट जहां अप्लाई करता है वहां पर तो आप दरखास्त दे सकते हैं, जहां अप्लाई ही नहीं करता, मेरी बात समझिएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखिए। जहां इसीलिए मैंने सेक्शन 9 कहा था कि जिस साथी को सेक्शन 9 याद आ गया कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाहर, मेरे सामने बैठे हुए हैं बड़े अच्छा कि एक्सप्रेसली तो लिख दिया कि कौन सा कानून, और इम्प्लाइडली जहां वैसे बता दिया कि जनाब ये जितना फैमिली कोर्ट है हर एक की अपनी जुरिस्डिक्शन दी हुई है, तो जुरिस्डिक्शन वाइज जहां पर अप्लाई कर रहा है लिमिटेशन एक्ट वहां आप सेक्शन 5 की दरखास्त मस्ट मूव करेंगे। जहां नहीं है वहां कंडोनेशन मांग सकते हैं, एज ए प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है। मेरी बात समझ गए? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आप रुकिएगा, स्टूडेंट्स ने आपके साथ एक पिक्चर। जी जरूर माशाअल्लाह।
हेलो भैया, इसलिए मैंने कहा उसके ABC अभी जाना नहीं है, कैच का पूरा ग्रुप फोटो भी होना है। मैडम आ जाए, थैंक यू। इसके अंदर से